हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, यानी कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे। आपको पता होगा कि पिछले दिनों भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली हो चुका है और उसके लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और कांग्रेस की तरफ से भी, यानी महागठबंधन की तरफ से भी, और एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। तो ये कौन कौन उम्मीदवार हैं और इनके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए चलते हैं, इस पर शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि अभी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। सीपी राधाकृष्णन ये हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनका पॉलिटिकल रहा है बैकग्राउंड। ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और बी सुदर्शन रेड्डी ये जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये न्यायाधीश रह चुके हैं। ये ऐसा तीसरी बार है कि नहीं, ऐसा तीसरी बार है जब कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया हो जिससे उसका पद खाली हो गया हो और फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ा हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि चुनाव जो हो रहा है, जो व्यक्ति होंगे वो 15वें होंगे, यानी कि जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे वो 15वें भारत के व्यक्ति होंगे जो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे चुनाव के बाद। यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी। ये चुनाव जो है 17वां है, यानी कहने का मतलब है कि 17वीं चुनाव, 16 बार चुनाव हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2-2 बार रहा है। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रमुख बातें हैं। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है धनखड़ जी जो है उपराष्ट्रपति का पद जो छोड़े हैं वो अपना हेल्थ इशू को लेकर के छोड़े हैं। बाकी जो 2 और उपराष्ट्रपति हुए थे, बीवी गिरी और आर वेंकट रमन, ये जो दोनों पद छोड़े थे वो राष्ट्रपति आपातकालीन रूप से मर गए। यानी कि ऐसा हुआ है, 2 गो राष्ट्रपति हुए हैं ऐसे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही जो है उनका देहांत हो गया है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना पद से इस्तीफा दिए थे। लेकिन जो जगदीप धनखड़ जी जो हैं इस्तीफा इसलिए दिए हैं कि इनका हेल्थ इशू ठीक नहीं था, इस कारण जो है इस्तीफा दिए। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो है 11 अगस्त 2022 को पद ग्रहण किए थे, है कि नहीं, वेंकैया नायडू से। और उसके बाद अभी जो चुनाव होगा उसके बाद जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे वो ऐसा नहीं है कि शेष कार्यकाल के लिए बनेंगे, वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। वो जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो पूरे 5 साल के लिए बनेंगे, है कि ऐसा नहीं है कि जो अब इनका शेष कार्यकाल बच रहा था धनखड़ जी का उसके लिए नहीं बनते हैं। वो फिर जो नए राष्ट्रपति बनते हैं वो पूरे 5 साल के लिए बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो है कैसा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि इसमें कौन कौन मतदान करता है, ये चीज़ जानना है। तो सबसे पहली बात तो कि जो मतदान की प्रक्रिया है कि नहीं, वो क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ये जो है काफ़ी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव होता है इसी के द्वारा होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसी के द्वारा होता है। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल जो है 66 यानी कि 66 आर्टिकल 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का एक चुनाव होता है और इसमें संसद के दोनों सदन जो है भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का बारे में जो वर्णन है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक का वर्णन है, ये भी जानना आपको जरूरी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो गया निर्वाचक मंडल, यानी कि उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। प्रत्यक्ष रूप से आपको पता होगा कि आम आदमी इसमें भाग नहीं लेता है कि नहीं। इसमें कौन भाग लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। देखिए ऐसे लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते नहीं हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था तो पहले वो भी भाग लेते थे, लेकिन अब मनोनीत सदस्य रहे नहीं तो अब जो भी सदस्य लोकसभा में वो क्या है, निर्वाचित ही हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं, यानी 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में वो मनोनीत होते हैं। तो हम सीधा सिंपल ये कह सकते हैं जितने भी सांसद होते हैं, है कि नहीं, चाहे वो मनोनीत हो या तो निर्वाचित हो, है कि नहीं, वो सारा का सारा जो है भाग लेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें जो है कौन भाग नहीं लेता है, इसमें जो है वो भाग नहीं लेगा जो राज्यों के विधानसभा का सदस्य होगा। इससे जो एमएलए होता है
है कि नहीं, तो वो जो है भाग नहीं लेता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें देखिए, इसके जो है मतदान जो करते हैं जो भी सदस्य से सांसद लोग जो भी हैं, वो गोपनीय मतदान प्रणाली के तहत मतदान करते हैं, गुप्त रूप से, है कि नहीं। और प्रक्रिया तो बताएं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर जो है उनका चयन किया जाता है कि नहीं। इसमें वोट डालने के लिए आपको इसे जितने सदस्य, मान के 5 सदस्य हैं चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सदस्य चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, तो जो वोट करेगा उसमें अपनी प्राथमिकता देगा कि पहला नंबर सदस्य किसको चाहते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार से डॉट डॉट। तो हालांकि ज़्यादातर ऐसा है, मोस्टली जो है 2 ही उम्मीदवार होते हैं हमेशा, एक कांग्रेस की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से, सिंपल बात ये मानिए, है कि नहीं। अगर वैसा होता है कि कोई थर्ड उम्मीदवार भी है तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा मतलब पेचीदा हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई प्रक्रिया इनका चुनाव में कोई पेचीदा नहीं होता है। हम आगे भी समझते हैं कि कैसे इसका फार्मूला क्या है चुनाव का। देखिए फार्मूला क्या है, सिंपल बात समझिए इसको, तो बहुत सिंपल तरीके से अगर आप कभी इस चीज़ को नहीं समझे होंगे तो आज समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप एज्यूम कीजिए कि टोटल जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं यानी सांसद है वो 100 है कि नहीं। तो उसको मैंने जितना वोट पड़ेगा, मान 100 को वैध वोट पड़ा, सिंपल दम 100 आदमी है, 100 का वोट दम परफेक्ट पड़ा, तो जीतने के लिए कितना चाहिए, वैध वोट का आधा प्लस 1 हो, यानी कि 51 वो, यानी 51 वो जिसके पास हो जाएगा। हमें देखिए, आप पहली बात तो मान के चल रहे हैं कि टोटल सांसदों की संख्या मान लीजिए कि 100 है, तो जीतने के लिए कितना चाहिए, 51 चाहिए, यानी कि आधा प्लस 1, है कि नहीं। तो अगर 2 उम्मीदवार मैदान में है तब तो कोई इशू ही नहीं होगा, कोई ना कोई जीत जाएगा, सिंपल। लेकिन अब एज्यूम कीजिए कि 100 सीट है, 100 को मतदान करने वाले व्यक्ति हैं और 100 वोट एकदम वैध पड़ा है, लेकिन मैदान में मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है। मैदान में कितने व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं मैदान में, 3, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर 3 व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक ए, एक बी, एक सी। अब यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि तीनों को मान लीजिए कि किसी को 30, किसी को 35, ऐसे जो है आ गया वोट, फर्स्ट नंबर का, पहला नंबर का काउंटिंग करेगा। अभी आपको बताए थे कि जो भी व्यक्ति वोट करता है तो जितना भी उम्मीदवार खड़ा है उसको इस प्रकार से वोट करता है कि पहला नंबर पे, जैसे अब मान लीजिए जो वोटिंग करेगा उसको जो पर्चा मिलेगा वोट करने के लिए, तो उसमें 1, 2, 3 लिखना रहेगा कि पहला नंबर पर आप किसको रखते हैं, दूसरा नंबर पर किसको रखते हैं, तीसरा नंबर पर किसको रखते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया उस प्रकार से मतदान होता है। अब मान लें कि जब काउंटिंग होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो व्यक्ति का सबसे कम वोट होगा, है कि नहीं, उसको समझिए कि चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, और उसका वोट है, मान लीजिए कि जो उसमें पहला नंबर उसको वोट मिला तो उसको था, मान लीजिए सी एक व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और 3rd नंबर लाया हो, उसका जो है सबसे कम वोट है, तो उसके वोट में क्या किया जाएगा कि उसका जो माने पहला वोट उसको मिला था तो उसका वोट था, लेकिन जो सेकंड मत होगा, और सेकंड मत जब मान लें कि ए क्या है, एक वोट की बात करें तो ए वाला में काउंटिंग हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो जाए, इसी प्रकार से एक प्रक्रिया चलता है कि इसका वोट को नल एंड वाइड करके, जो जिसका वोट मतदान सबसे कम हुआ है जिस सदस्य का, उसके मतदान को नल एंड वाइड करके उसके वोट को प्राथमिकता के आधार पर शेष उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अब किसको 51 हुआ, क्योंकि 100 अगर वोटर है तो 51 वोट आना चाहिए जो जीतने के लिए। तो एक सिंपल प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। इसका कार्यकाल आपको पता है कि 5 साल का होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और राज्यसभा के सभापति के रूप में मेनली काम करते हैं। इनका मेन काम राष्ट्रपति का तब होता है जब राष्ट्रपति अपने कार्य को निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं या फिर उनका आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद का भी निर्वहन करते हैं। लेकिन हाँ, जब राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेंगे तो उस समय वो राज्यसभा का सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ समझने की बात है कि नहीं। इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए योग्यता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल कम से कम उनका उम्र होना चाहिए, उनके खिलाफ किसी प्रकार कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए जिसमें वो दोष सिद्ध हो चुके हों। इसके साथ साथ उसको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि 40 सांसदों का उसको समर्थन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कोई भी आदमी, अगर ऐसा नहीं होता व्यवस्था तो भारत में 1-2 लाख आदमी जो है नामांकन प्रक्रिया में भाग ले लेता है कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, हम भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे,
है कि नहीं। तो एक प्रक्रिया बहुत यहाँ पे टफ है कि कोई भी आम आदमी जो है वो मुश्किल है उसको 40 को सांसद प्रस्ताव पारित का, एक तरह से 20 को प्रस्तावक और 20 को अनुमोदक, यानी 40 वो सांसद उसके समर्थन में रहेगा तभी वो जो है चुनाव प्रक्रिया में अपना कदम बढ़ा सकता है, नहीं तो वो कदम भी नहीं बढ़ा पाएगा। अब है कि जीत के लिए किसका पलड़ा भारी है। अगर वर्तमान स्थिति हम देखें कि एनडीए जीतेगा कि गठबंधन का जीतेगा, इंडिया गठबंधन जो है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है कि लोकसभा में टोटल जो सीटों की संख्या है अभी 543 है, मैंने निर्धारित सीट, और 245 सीट जो है कहाँ है, राज्यसभा में। इसमें 233 जो है निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, सब वोट करते हैं। अब टोटल जो सांसदों की संख्या हो गई वो कितना हो गई, 788, जिसमें 6 सदस्य यानी कि 6 को अभी रिक्ति है। रिक्ति करने का मतलब कि कोई सांसद हो सकता है कि उनका देहांत हो गया हो या किसी प्रकार वो इस्तीफा दे दिए हो, तो उनका सीट खाली है, मान के चलिए, है कि नहीं। तो 6 सीट खाली है, तो बचा कितना, 782, यानी कि 782 वो जो है सांसद अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, यानी 782 व्यक्ति वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसमें जीतने के लिए कितना चाहिए, 782 का आधा होता है 391। तो 391 प्लस 1, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कम से कम 392 वो जो है वोट आना चाहिए। 392 सांसदों का अगर समर्थन रहेगा उनको तो जीत जाएंगे, है कि नहीं। तो एनडीए के पास अभी अगर सीट देखा जाए तो उसके पास 293 सीट लोकसभा में है और 129 वोट जो है राज्यसभा में है। टोटल 422 जो है सीट किसके पास है, एनडीए के पास, यानी एनडीए यानी कि जिसके पास जो बीजेपी का समर्थित पार्टी जो है, पार्टियां है ना, यानी उसके समर्थक जो हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चांसेस है कौन जीतेंगे, जो बीजेपी का उम्मीदवार है कि नहीं। बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, राधा स्वामी। बीजेपी का उम्मीदवार देखिए राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, जो तमिलनाडु के हैं। इनको तमिलनाडु का मोदी भी कहा जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है टोटल, ये चुनाव आयोग घोषित कर चुका है कि कब क्या होगा। तो 7 अगस्त को अधिसूचना जारी किया गया चुनाव का। 21 अगस्त तक नामांकन जो है अंतिम तिथि है ना। 23 अगस्त तक जो है उसके नामांकन पत्रों की जांच होगा। 26 तक कोई अगर नाम वापस लेना चाहता है तो नाम वापस ले सकता है कि नहीं। 9 सितंबर को जो है इसका वोटिंग होगा और उसी दिन तुरंत परिणाम भी निकाल दिया जाएगा, है ना। इसका पूरा कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का है, तो पता है आप लोगों को। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं, है कि नहीं। तो अभी देश में अब तक कितने 14 उपराष्ट्रपति बने हैं। टोटल जो है 14 व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। इसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 साल तक रहे हैं, दो बार रहे हैं वो। एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान दीजिए, एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 1952 से 1962 तक रहे, और एक हैं आपके मोहम्मद हामिद अंसारी, ये जो है 2007 से लेकर 2017 तक रहे। तो ये 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो 10-10 साल तक का कार्यकाल पूरा किए हैं। इसलिए देखिए चुनाव जो है इसे 14वां व्यक्ति बनेंगे। 14 व्यक्ति तो बन चुके हैं धनखड़ जी। तो अभी जो चुनाव होकर के जो राष्ट्रपति बनेंगे वो 15वें व्यक्ति होंगे, लेकिन इस चुनाव के माह है 17वां, क्योंकि यहाँ पे 2 चुनाव और हुआ है ना। 7 से 17 के बीच में एक चुनाव और हुआ था, एक तो 17 में हुआ या 7 में हुआ ही, लेकिन वो 12 में भी चुनाव हुआ है। 2012 में भी वो चुनाव हुआ है कि नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। इसी प्रकार से 1957 में भी हुआ है। 52 के बाद 62 तक रहे राधा कृष्णन, है कि नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उसके बीच 57 में भी चुनाव हुआ था। तो चुनाव अगर हम बात करेंगे तो ये चुनाव केमा हुआ है, इस 17वां चुनाव हो रहा है। और व्यक्ति की बात करेंगे तो ये 15वें व्यक्ति होंगे जो अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। अब हम थोड़ा सा एक प्रक्रिया देख लेते हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कि नहीं। तो एक तो है कि वो त्यागपत्र दे दें, जैसे भी तीनों जो उपराष्ट्रपति हुए हैं वो सब त्यागपत्र ही दिए हैं, है कि नहीं। ऐसे किन्हीं को अभी हटाया नहीं गया है, तो त्यागपत्र दे दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर राज्यसभा संकल्प पारित कर देता है पूर्ण बहुमत से, यानी 50% प्लस 1 वोट से, तो प्रक्रिया समझिए कि शुरू हो जाता है कि उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे पहले 14 दिन पहले उनको जो है सूचना देना पड़ेगा कि किसी जगह को हटाया जा रहा है। और इस प्रकार का संकल्प जो है
राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प है वो राज्यसभा से ही पारित करना होगा, न कि लोकसभा से, है कि नहीं। हाँ, लोकसभा का समर्थन जरूरी है। जब वहाँ से राज्यसभा से संकल्प पारित हो जाएगा तो फिर साधारण बहुमत से लोकसभा से समर्थन जो है जरूरी है। तो इनको हटाने के लिए कोई बहुत बड़ा महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाना पड़ता है, बहुत सिंपल तरीके से इनको हटाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत चीज़ें जान गए होंगे। धन्यवाद।